Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो जैसे कि आपको पता है कि अब तक हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे। जैसा पहला था हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा हमारा क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों का मेन कंसेप्ट क्या था, यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने का रीज़न ये था कि यहाँ पे हम चार्ज को एज ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड मान रहे थे, ना कि डिस्क्रीट मान रहे थे। इससे पहले तक हम चार्ज को डिस्क्रीट मान रहे थे, लेकिन अब हम क्या मान रहे हैं, चार्ज कंटिन्यूसली किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। इट कैन बी अ 3D ऑब्जेक्ट which will be distributed in the entire body. It can be a 2D surface, it can be a linear one dimensional surface kind of a wire, an example. So depending upon the surface we are actually having three different type of charge distribution. अब उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के लास्ट सीरीज में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं इसको डिनोट करने के लिए, फाई। बट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally, it is the number of electric field lines passing normally through the surface of a charged conductor, through the surface of a charged conductor। ठीक है, चलो एज्यूम करते हैं, जो आपको बोल रहा है यहाँ पे कि मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, से अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर विच इज प्लेस्ड हियर। ठीक है, अब ये कंडक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये कंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो रही है, क्या हो रही है, कुछ ऐसे पास हो रही है। ठीक है, दिस आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इक्वी स्पेस्ड है यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब डेफिनेशन क्या होता है फ्लक्स निकालने का, कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मली वर्ड यहां पे यूज कर दिया, तो नॉर्मल है कि नहीं है ये मैं कैसे पता लगाऊं। और जनरली क्या होता है ना, ये मैंने यहां पे क्या लिया है, एक प्लेन लिया है, प्लेन सरफेस। और प्लेन से एक लाइन का एंगल मेजर करना क्वाइट टफ। प्लेन से अगर मैं लाइन का एंगल मेजर करूं तो टफ पड़ता है, लेकिन अगर मैं दो लाइंस के बीच का एंगल मेजर करूं वो थोड़ा सा ईजी होता है। तो मेरे को क्या करना है, यहां पे एक लॉजिक यहां पे डिफाइन करने वाला है जो आगे काम आने वाला है, कि अब मैं क्या करूंगा, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, जिस सरफेस से तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इस सरफेस का मैं एक नॉर्मल वेक्टर एज्यूम करूंगा और इस वेक्टर को हम एरिया वेक्टर बोलेंगे, कि इस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है वो उसके साथ में रहेगा, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस का परपेंडिकुलर रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज द एरिया वेक्टर और अ नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। होगा क्या कि मान लेते हैं ये तुम्हारा ये सरफेस है, ये सरफेस का ये नॉर्मल है। जैसे जैसे सरफेस अपना इंक्लिनेशन चेंज करेगा, ओरिएंटेशन चेंज करेगा, वो नॉर्मल भी उसके हिसाब से मूव करते जाएगा। क्लियर है? तो अब बताओ, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे परपेंडिकुलरली पास करेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी। बड़ा सुनने वाला वर्ड है कि लाइंस परपेंडिकुलर है सरफेस के, लेकिन एंगल बना रही है इस नॉर्मल के साथ कितना, दोनों पैरेलल होंगे। थोड़ा समझो लॉजिक क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत डीप है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन इस एरिया वेक्टर के पैरेलल है। सो कैन आई से दैट द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E and this normal vector n cap is theta is equal to 0 डिग्री। एंगल 0 बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नॉर्मली पास हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं एंगल हमेशा इस नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर से मेजर करूंगा। तो यहां से अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड हियर। अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर है जो मैंने लिया है, इसका सरफेस एरिया S है,
तो इसका हम लोग डायरेक्टली फ्लक्स निकाल सकते हैं E इंटू सरफेस एरिया। फाई इज नथिंग बट E इंटू सरफेस एरिया। ये बहुत डायरेक्ट कैलकुलेशन था इस केस में, तो मैंने फ्लक्स का इजी कैलकुलेशन कर दिया। फ्लक्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। दिस इज जस्ट अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये फ्लक्स मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। लेकिन क्या हर केस में क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही नॉर्मली पास होगी कंडक्टर से? नहीं। तो हम एक सेकंड केस देखते हैं। अगर हम इस सेकंड केस की बात करें, दिस इज द सेकंड केस, this is the surface of the conductor, and now in this case the electric field lines are passing like this. So अगर इस सरफेस की बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही है, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर सरफेस का एक नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं, उसका डायरेक्शन इधर है। लेकिन इसी सरफेस के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, किससे? नॉर्मल वेक्टर से। बट डेफिनेशन क्या करता है? डेफिनेशन ये कहता है कि कितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो उस एन कैप के अलोंग रहेगा, तभी ये डेफिनेशन को क्या करेगा? सफाइस करेगा, यानी कि इट विल से दैट कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। तो क्या करूं मैं? अगर आपको ये बेसिक सा पता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कांसेप्ट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एंगल एन कैप से बना रहा है, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके पास कॉस कंपोनेंट जाता है और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। लेकिन साइन कंपोनेंट से अभी हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब ये था कि इस एन कैप के अलोंग कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इफेक्टिव रहेगी यहां पे वो ई कॉस थीटा रहेगी, ना कि ई रहेगी, क्योंकि मेरे को फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट चाहिए जो नॉर्मली पास हो रहा है, किससे? इस सरफेस से। तो अगर मैं तुमको इस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पूछूं तो इट विल बी नथिंग बट ई कॉस थीटा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया। बट यहां पे मैं एरिया के साथ में मैं एक एरिया वेक्टर लूंगा, दैट एस के साथ में आ जाएगा यहां पे एन कैप, तो जो कि एरिया को एक्चुअल में वेक्टर बना देगा। तो अगर मैं अब फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखूं तो ये जो फ्लक्स का जनरल एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा आएगा, ई और दो वेक्टर के साथ में अगर कॉस थीटा लग जाता है तो आपको इतना बेसिक तो पता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट और अ डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा? फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। और नेचुरली अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहां से एक चीज कंक्लूड होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डेफिनेशन से भी क्लियर होता है, लेकिन मैं आपको यहां भी और प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन से, क्योंकि ये नंबर्स की बात कर रहा है। नंबर्स कैन ऑलवेज बी अ स्केलर क्वांटिटी, numbers will always be a scalar quantity, yes or no? So it is the number of electric field lines passing normally through the surface of a charged conductor, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट केस में मैं नॉर्मल वाले केस में मैं फ्लक्स निकाला इनटू एस, फिर दूसरे केस में मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कुछ इंक्लाइंड वे में जा रही है तो उसके लिए फ्लक्स निकाल दिया। तो ये दोनों सरफेस जो थे ये रेगुलर सरफेस थे, तो क्या ये रेगुलर सरफेस के लिए ही फ्लक्स निकल सकता है? नहीं। इस बार मैं थर्ड केस में लूंगा कोई इरेगुलर सरफेस, तो मैं मान लेता हूं ये इरेगुलर सरफेस है, इस इरेगुलर सरफेस का सरफेस एरिया कितना? एस है। इस इरेगुलर सरफेस का सरफेस एरिया एस है, और इस इरेगुलर सरफेस से भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? पास हो रही है। ठीक है, अब कोई बोले कि इस पर्टिकुलर इरेगुलर सरफेस के लिए कैन आई राइट इट हियर, दैट इज ए इरेगुलर सरफेस। वहां पे क्या रेगुलर सरफेस था क्योंकि वहां इजीली दिख रहा था, यहाँ पे इरेगुलर सरफेस है जिसका सरफेस एरिया मेजर करना इतना क्वाइट इजी नहीं है। तो अगर मैं इसके लिए फ्लक्स निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लूंगा, और ये एरिया एलिमेंट का जो नॉर्मल वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर, और क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ इट? अगेन थीटा। सो व्हाट विल बी द फ्लक्स फॉर दिस इरेगुलर सरफेस फॉर अ स्मॉल एलिमेंट? So this will be your d phi. Why I am taking d phi? Because I am calculating only flux through this small area element. So d phi will be nothing but E ds
E ds cos theta. So this is a small flux which is passing through the area element ds. So what will be the total flux then? The total flux can easily be calculated by the integration concept. So मैं क्या करूंगा, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए d5 को इंटीग्रेट कर दूंगा और यहां भी इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा E डॉट ds. तो ये जो फॉर्मूला आएगा आपका निकल के, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी अनसिमेट्रिकल और इर्रेगुलर सरफेस. तो इस बेसिस पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करके हम लोग किसी भी सरफेस का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं. ये कौन सा इंटीग्रेशन होगा, ये सरफेस इंटीग्रेशन होगा. बोलो क्लियर है? क्योंकि वहां पे आप ds लिख रहे हैं तो नेचुरली आपको सरफेस इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा. अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देन. आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, फाई का यूनिट क्या होना चाहिए. तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो कैन आई से दैट द यूनिट ऑफ द फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. एग्जैक्टली. सो दिस विल बी योर यूनिट ऑफ द फ्लक्स. अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं. किसका, फ्लक्स का. सो व्हाट विल बी योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फाई. तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए n का पता होगा mlt माइनस 2. दिस इज द फोर्स वन. देन इट विल बी l स्क्वायर. देन इट विल बी योर कूलम का होता है 80. कितने बार बोल चुका हूं मैं आपको. हम किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, फाई का. तो ये m का m रहने दो. l जो है ये l के साथ बन जाए, l स्क्वायर के साथ l3 हो जाएगा. ये हो जाएगा t है और ये t माइनस 2 है तो ये जाएगा t माइनस 3 और ये a ऊपर चले जाएगा तो a माइनस 1. तो हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा फ्लक्स का, वो क्या निकल के आएगा, एक बार चेक कर लो. m l3 t माइनस 3 a माइनस 1. तो दो चीज क्या समझ आई, एक तो यूनिट ऑफ फ्लक्स दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला. और तीसरा फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है तो वो क्या क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. तो ये तीन फैक्ट्स अबाउट द फ्लक्स. तो फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज पासिंग नॉर्मली. तो हम लोगों ने रेगुलर सरफेस के लिए भी देखा, फिर इरेगुलर सरफेस के लिए भी देखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को यूज करके गॉस लॉ का डेरिवेशन करेंगे और कुछ गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.